अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। कल एक सवाल करा रहा था मैं। अच्छा, ओवरहेड्स वाले चैप्टर में ना वो नहीं है कोई थ्योरी, कुछ नहीं, बस वही न्यूमेरिकल ही है। ये मैं कर रहा था क्वेश्चन नंबर 1 और टर्म 10, और ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग शुरू कर दिया चैप्टर। अल्फा था, बीटा था और गैमा था, और रुपीस क्या था सबसे पहले? इन डायरेक्ट वेजेस, जिनमें से मशीन मेंटेनेंस के लोग थे जिनको बांटा था मशीन आवर्स पे। टोटल कितने थे ये? 600,000 और बांटा था 63343। और दूसरा क्या था? स्टोर्स। पता नहीं, ये टोटल है ना, ये 6 लाख है। ये इन तीनों का टोटल है जिसको बांटा है। स्टोर्स वाले लोगों को बांटा था स्टोर कंजम्पशन, क्योंकि जो जितना सामान रखेगा, जितना सामान पकड़ाएगा, तो उसके उतने ज़्यादा पैसे। और टोटल था ये 360, 144,000, 54,000, 162,000। और तीसरा क्लीनिंग थी, ये जगह की क्लीनिंग थी। क्या पता मशीन की क्लीनिंग होती? कैसे पता? तो वो ये हो गई होगी ना, उसमें हो गई होगी मशीन की मेंटेनेंस, मशीन की सफाई है सारी। तो ये जगह की ही क्लीनिंग है। क्लीनिंग का वर्ड मेनली वैसे जगह के लिए होता है, ज़मीन के लिए जी। इसको हमने स्पेस यूटिलाइज्ड की बेस पे बांटा था। टोटल 4 लाख, 160,000, 140,000, 1 लाख। यहाँ तक मैंने कल कर दिया था। है। ये इन सब डिपार्टमेंट के लोगों की इनडायरेक्ट वेजेस हैं। मशीन मेंटेनेंस का डिपार्टमेंट होगा कोई, वहां के लोगों की वेजेस। कोई स्टोर्स डिपार्टमेंट होगा, कोई क्लीनिंग डिपार्टमेंट होगा। चौथा क्या है? क्वालिटी कंट्रोल। अच्छा, अब ना ये अगले वीक में जब आप लोग आएंगे, रिजल्ट सुन के कामयाब होके जब आएंगे, तो लेबर का चैप्टर कराऊंगा शुरू। उसमें ये बात पढ़ा दूंगा, वैसे अभी ज़बानी बता रहा हूं, तब पढ़ा दूंगा। वर्कर्स को जो पैसे दिए जा रहे होते हैं ना, नॉर्मली या तो उनको रुपीस पर आवर का रेट दिया होता है या रुपीस पर यूनिट। नॉर्मली ये 2 ही तरीके होते हैं, या तो उनको पैसे दे रहे होते हैं पर आवर के हिसाब से, या पैसे दे रहे होते हैं पर यूनिट के हिसाब से। और उनमें से भी जो ज़्यादा प्रेफर्ड होता है वो पर आवर के हिसाब से होता है ज़्यादा, यानी बाय डिफॉल्ट वर्कर को। ये अगले चैप्टर में पढ़ा दूंगा। अभी मैंने इसके बाद चैप्टर पढ़ाना है आपको लेबर कॉस्टिंग, तो उसमें हो जाएगी ये बात। अभी ज़बानी इसलिए बताई है कि वर्कर्स को बाय डिफॉल्ट जो पैसे दिए जा रहे होते हैं
वो आवर्स के हिसाब से दिए जा रहे होते हैं। इंस्पेक्शन के डिपार्टमेंट में जो लोगों को वेजेस मिलती होंगी, या तो वो मिलनी है कि उन्होंने कितनी इंस्पेक्शन की, यानी कितने यूनिट्स इंस्पेक्ट किए, या उनको मिलने हैं पैसे कितनी देर इंस्पेक्शन की। तो बाय डिफॉल्ट कितनी देर। अब इन लोगों को बांटना है, अवेलेबल में से क्या बेस्ट लग रहा है। तो वो देर तो नहीं है, देर है 0.2 वाला टेबल, आखिरी कॉलम क्या है, हैं? पॉइंट नंबर 2 में कितने कॉलम है? ये है ना भाई, ये दूसरे टेबल में आखिरी कॉलम क्या आ रहा है? नंबर ऑफ यूनिट्स इंस्पेक्टेड। पॉइंट नंबर 2 में आखिरी कॉलम, कॉलम टेबल का कॉलम, ये ऐसे, ये कॉलम। दूसरे पॉइंट में जो टेबल बना हुआ है उसमें आखिरी कॉलम है इंस्पेक्शन आवर्स। तो इस 2, 3, 4 की रेशो में बांटना है। क्यों? ये तो पर यूनिट चीज है, तो हमें बांटना पड़ेगा टोटल इंस्पेक्शन आवर्स इन्होंने कितने लगाए। तो इंस्पेक्शन आवर्स के लिए इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं यूनिट से। तो इंस्पेक्शन आवर्स वर्किंग 2 में निकाल देता हूं। टोटल इंस्पेक्शन आवर्स अल्फा के लिए एक यूनिट पे कितने घंटे इंस्पेक्शन को लगते हैं? 2 इनटू कितने यूनिट्स, इनटू कितने यूनिट्स, 600। अगर तीसरे टेबल में ये लास्ट लाइन ना दी होती तो फिर जितने बनते वो सब इंस्पेक्ट होते, लेकिन इन्होंने बताया तो है कि कितने कितने इंस्पेक्ट हुए हैं। हो सकता है सैंपल बस चेक करते हो तीसरे टेबल की आखिरी लाइन में, तीसरे टेबल की आखिरी लाइन में नंबर ऑफ यूनिट्स इंस्पेक्टेड के कितने यूनिट्स इंस्पेक्ट हुए, तो जितने यूनिट्स इंस्पेक्ट हुए उन्हीं के ऊपर इंटू 2 करेंगे। कितना? 1200। इसी तरह बीटा के एक यूनिट के लिए 3 घंटे और कितने इंस्पेक्ट हुए? 400। और गैमा के एक यूनिट के लिए 10 घंटे, 8 घंटे, 4 घंटे, कितने यूनिट इंस्पेक्ट हुए? 1350, 5400। अगर ये इंस्पेक्टेड यूनिट्स ना बताए होते ना तो फिर हम लेते जितने यूनिट्स बने वो सब इंस्पेक्ट हुए, तो फिर 2 इंटू फिर 12,000 करता, लेकिन बता दिए इंस्पेक्टेड यूनिट्स, तो ये बन गया 7800, नहीं हाँ 78। इस रेशो में बांटेंगे। अच्छा, इस रेशो में क्यों बांटा? क्वालिटी कंट्रोल क्या है? चेक ही करना है ना कि ठीक है कि नहीं, मतलब इंस्पेक्शन करना। तो इन लोगों का काम था इंस्पेक्शन करना, तो फिर उन्होंने जितना जितना टाइम इंस्पेक्शन पे लगाया उस रेशो में। ये बात मैं लेबर कॉस्टिंग में पढ़ा दूंगा कि वर्कर्स के पैसे या तो पर आवर होते हैं या पर यूनिट होते हैं, और आप उन सवालों में देखेंगे ज्यादातर आवर्स के हिसाब से ही होते हैं, इसलिए मैंने उसको टाइम की रेशो में बांटा है। टोटल कितनी इनकी इनडायरेक्ट वेजेस? 468। तो इस रेशो में बांट दें 72,000, 72,000 कितनी? 324,000। आप में से कौन है जो कल नहीं था? 1 2 कल वाले लोग आए मैं कुछ, है ना?
कुछ गायब हैं कल वाले, मुझे शक्लें याद पड़ी हैं जो कल थी अब नहीं है। इधर भी को 2 लड़के बैठे थे, वो दोनों भी गायब। इनडायरेक्ट वेजेस। उसके बाद है फ्यूल एंड पावर। तो फ्यूल एंड पावर अल मशहूर किस रेशो में बांटे जी? मशीन आवर्स। किलोवाट आवर्स होते तो जरूर किलोवाट आवर्स लेते, लेकिन मशीन आवर्स हम वर्किंग वन में मैं कल बना चुका था, ये वर्किंग वन में निकाल चुके हुए हैं। तो पावर, फ्यूल एंड पावर को मशीन आवर्स में बांट देते हैं। मशीन आवर्स वर्किंग वन में मैंने कल निकाल दिए थे, दोबारा निकाल देता हूँ। वर्किंग वन, एक यूनिट में मशीन आवर्स लगते हैं, एक यूनिट के लिए मशीन आवर्स इंटू 12,000 72,000। बी के एक यूनिट के लिए 8 घंटे इंटू कितने यूनिट्स बनाए 20,000 160,000। जी के एक यूनिट के लिए 10 यूनिट्स बनाए 45 450,000 682। तो इस रेशो में फ्यूल एंड पावर को बांट देते हैं। टोटल फ्यूल पावर कितनी? 2956 656 1847 508। डेप्रिसिएशन किस रेशो में? हाँ जी, हाँ जी। इसको जो स्टूडेंट एग्जाम में पढ़ते हैं ना जज्बाती हो गए, वो देखेंगे डेप्रिसिएशन और प्लान पर ठीक है ठीक है ठीक है, आगे पूरा पढ़ें। प्लान मशीनरी एंड बिल्डिंग की भी डेप्शन है इसके अंदर, प्लांट मशीनरी की भी है और बिल्डिंग की भी है। प्लांट मशीनरी की डेप्रिसिएशन प्लांट मशीनरी की कॉस्ट की रेशो में, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्लांट मशीनरी दी हुई है, आखिरी टेबल में कॉस्ट ऑफ मशीनरी दी हुई है, तो बिल्डिंग की डेप्शन भी उसी की रेशो में बनेगी नहीं, तो इसलिए बिल्डिंग के लिए अलहदा और मशीनरी के लिए अलहदा। तो डेप्रिसिएशन जो दी हुई है मिला के उसको तोड़ना पड़ेगा। नहीं, कॉस्ट तो सिर्फ मशीन की है ना, तो बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन तो मशीनरी की कॉस्ट की रेशो में नहीं बांट सकते। बिल्डिंग का खर्चा किस रेशो में बांटते हैं? बिल्डिंग का कोई भी खर्चा, बिल्डिंग का कोई भी खर्चा किस रेशो में? स्पेस। तो बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन बांटनी है स्पेस की रेशो में, और मशीन की डेप्रिसिएशन बांटनी है जो कॉस्ट ऑफ मशीन है उसकी रेशो में। लेकिन हमें पता ही नहीं कि इस 15,60,000 में से बिल्डिंग की कितनी और मशीनरी की कितनी। तो हमें पता है कि मशीनरी की डेप्रिसिएशन तो है 10%। अब अगर आप मशीनरी जो सवाल में आखिरी टेबल में दी हुई है उन सब पे 10% लगा दें तो हर प्रोडक्ट की मशीनरी की डेप्रिसिएशन आ जाएगी।
देखें आखिरी टेबल में ना हर प्रोडक्ट से रिलेटेड मशीनरी की कॉस्ट दी हुई है और उसी के नीचे लिखा हुआ है कि 10% रेट है। तो अगर हर प्रोडक्ट से रिलेटेड मशीनरी की कॉस्ट पे 10% लगा दें तो हर प्रोडक्ट से रिलेटेड डेप्शन आ जाएगी। अल्फा से रिलेटेड कितनी? 600,000 सॉरी 600,000। बीटा से रिलेटेड 4 लाख और गैमा से रिलेटेड 3 लाख। ये तीनों की मशीनरी की डेप्शन हो गई, कितनी हो गई? 13 लाख। तो अब अगर ये 13 लाख है तो ऊपर टेबल में तो 1560 दी हुई है, तो बाकी फिर बिल्डिंग की होगी। ये वाला पॉइंट दोबारा देख लें। टेबल में ऊपर खर्चा दिया हुआ है डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट मशीनरी एंड बिल्डिंग। अगर नीचे टेबल में कॉस्ट ऑफ एसेट्स दी होती ना, ये नेटबुक वैल्यू ऑफ एसेट्स बस, तो फिर हम इस पूरी को उस नेटबुक वैल्यू की रेशो में बांट देते। लेकिन नीचे कॉस्ट ऑफ मशीनरी है सिर्फ, तो बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन को भी कॉस्ट ऑफ मशीनरी की रेशो में बांटनी, इसलिए हमें डेप्रिसिएशन को तोड़ना पड़ा कि कितनी प्लांट एंड मशीनरी की डेप्शन है और कितनी बिल्डिंग की डेप्शन है। बिल्डिंग की डेप्शन की इंफॉर्मेशन नहीं पता, लेकिन इतना पता चल रहा है कि 10% मशीनरी की डेप्शन का रेट है। तो हर एक प्रोडक्ट से रिलेटेड मशीनरी बताई हुई है आखिरी टेबल में, तो अगर उस पर 10% लगाते जाएंगे तो मशीनरी की प्रोडक्ट से रिलेटेड डेप्शन आ जाएगी और इनको ऐड करेंगे तो ये 13 लाख बनेगा। अब अगर 1560 है दोनों की मिला के और 13 लाख मशीनरी की है, तो बाकी 260 फिर बिल्डिंग से रिलेटेड होगी। इस तरह निकला है 260। और बिल्डिंग का खर्चा है तो स्पेस यूटिलाइज्ड की रेशो में। वन 104 000 91 000 65 000। नहीं यार, हाँ ठीक है। बिल्डिंग की इंश्योरेंस, बिल्डिंग की इंश्योरेंस, बिल्डिंग का खर्चा स्पेस, क्योंकि बिल्डिंग तो एक ही है ना। बिल्डिंग की कॉस्ट दी होती तो हर प्रोडक्ट से रिलेटेड ना दी होती ना। देखें मशीनरी हर प्रोडक्ट की अलग अलग होती है, फैक्ट्री बिल्डिंग तो एक ही है, तभी तो खर्चे बांट रहे हैं। अगर हर प्रोडक्ट की फैक्ट्री अलग अलग होती तो फिर खर्चे बांटने की क्या जरूरत थी प्रोडक्ट्स में। बिल्डिंग एक है तो बिल्डिंग का खर्चा किस बेस पे बटेगा? बिल्डिंग का कोई भी खर्चा स्पेस यूटिलाइज की बेस पे, क्योंकि सारे प्रोडक्ट सारे डिपार्टमेंट्स एक ही बिल्डिंग के अंदर हैं, तो बिल्डिंग का कोई भी खर्चा होगा तो वो स्पेस यूटिलाइज की बेस पे बटेगा। तो बिल्डिंग की इंश्योरेंस भी स्पेस पे। $60,000 21 है। $24 ही बनेगा यार। $15,000। यहां तक। अगला खर्चा प्लांट एंड मशीनरी की इंश्योरेंस। इसको किस रेशो में बांटूं? प्लांट एंड मशीनरी की इंश्योरेंस
क्योंकि इंश्योरेंस मैंने शायद बताया था कि जो जितना महंगा एसेट होता है ना उसकी इंश्योरेंस उतनी ज़्यादा होती है। तो प्लांट एंड मशीनरी की इंश्योरेंस, मशीनरी की कॉस्ट, प्लांट एंड मशीनरी की इंश्योरेंस कितनी है? 240, और मशीनरी की कॉस्ट की रेशो में बांट दें। छः 4 3 की रेशो है 110.9 73846 55385। आगे स्टोर स्पेयर्स एंड सप्लाईज, ये चूंकि ओवरहेड्स में आ रहा है ना स्टोर स्पेयर्स एंड सप्लाईज, तो ये आप समझ लीजिए इनडायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड होता है। स्टोर स्पेयर्स एंड सप्लाईज कंज्यूम्ड, तो ये इनडायरेक्ट मटेरियल चीज़ है। तो इसको किस रेशो में बांटें? अवेलेबल में से देखें क्या बेस्ट लग रहा है। स्टोर कंजम्पशन, तो बांटें। और बांटने से पहले ना ज़रा ध्यान करें, तो ये उसी का टोटल दिया हुआ है। स्टोर कंजम्पशन को करें ना टोटल, तो वही दिया हुआ है, ये उसी ही का टोटल दिया हुआ है। स्टोर कंजम्पशन यही तो है, स्टोर कंज्यूम्ड, तो वो यही दिया हुआ है, तो ये गिवन है। कितना? 720,000, 270,000 और 8 लाख, 8-10। हाँ जी, लास्ट रेंट रेट्स। अच्छा वैसे ये सवाल वाले ने ना बस डाटा पूरा किया हुआ है, वरना अगर थोड़ा सा ध्यान करता तो ये भी तो बिल्डिंग की डेप्शन कराई थी। अभी ऊपर तो बिल्डिंग डेप्रिशिएट की है, तो फिर बिल्डिंग रेंट पे भी ले लिए। तो बस ने बस सवाल है, बस डाटा दिया हुआ है। तो रेंट रेट्स एंड टैक्सेस स्पेस पे बांट देते हैं। हाँ जी, नोटेड। ये मैंने बस ऊपर वाली 4 ही मिटानी है।
रेंट एंड रेट्स स्पेस की बेस पे कितना टोटल, कितना 12 लाख बांटने 480 420 300, ये हो गए सारे ओवरहेड्स, और ये सारे ओवरहेड्स ए और बी और जी में बंट गए टोटल। जी 277 सही है, 277 3714 इधर। जी बी का 2339500, इसका है 4374788। ठीक है, वैसे 2 रुपए ज्यादा आ गए। नहीं, पीछे बांटने में कोई गलती की है फिर कहीं। ये 1 और 8 पूरा हो गया, ये पूरा है, ये पूरा है, 9 और 6 5, ये 5 कौन सा ये वाला 1 रुपया नहीं वैसे तो 1-2 रुपए की खैर ही है, लेकिन मैं जमीर मुतमईन नहीं हो रहा, ठहरे जरा। वहाँ से 1 का डिफरेंस सर खत्म होता है, 499 आता है। किधर? ये 233 499 कर ले, ये 499। अच्छा चलें, पहली लाइन जो की लिखी थी ना उसकी फिगर्स आखिरी डिजिट बताना। पहली मशीन मेंटेनेंस वाले लोग आखिरी डिजिट आखिरी डिजिट 33 नहीं, फिर वो 5 नहीं है, वो 4 है। 33 है ना कि 32 था? 325। अच्छा 2 था, ठीक है। आगे स्टोर कंजम्पशन 0 ही है, आगे क्वालिटी कंट्रोल 0 ही है, क्लीनिंग 0 ही है। उसके बाद तो ये लिखा हुआ मैंने ना 118 और 965, ये भी पूरा हो गया। अच्छा, फिर ये टोटल ठीक नहीं किया आपने। मेरे ख्याल में ये 3 बनता है और ये 499 बनता है। वैसे ये कोई मसला नहीं है, मैं ऐसी बस सिर्फ अपने लिए एक चीज टैली कर रहा था, कोई मसला नहीं है। ये रिक्वायरमेंट क्या थी? रिक्वायरमेंट बी पूछा क्या हुआ था?
रिकैलकुलेट तो चले पार्ट ए ऊपर पूछ चुके थे, इसलिए बी में रिकैलकुलेट का है। कैलकुलेट फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट फॉर ईच प्रोडक्ट बाय एलोकेटिंग इंडिविजुअल एक्सपेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक यूटिलाइजेशन ऑफ रिलेटेड फैसिलिटीज। यानी जैसे जैसे हर एक्सपेंस इस्तेमाल हो रहा है जिस बेस्ट बेस से, उससे एबीजी में बांटना है। उसके बाद अब इन एबीजी के टोटल को पर यूनिट कैसे बनाएं, यूनिट से डिवाइड कर दें। तो इनके यूनिट्स कितने, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, इसके 12,000, 20,000, 45,000। तो ओवरहेड पर यूनिट बन गया 231.14। क्या नहीं दिया हुआ? सेकेंडरी अपोर्शनमेंट किस चीज की? अरे इसमें सेकेंडरी अपोर्शनमेंट होगी कहीं? कोई पीडी से एसडी थोड़ी है। एसडी की बात नहीं कि एसडी नहीं बताया, पीडी किधर बताएं? पीडीज एसडीज नहीं है इसमें, पीडीज एसडीज नहीं थे भाई इसमें। ये सवाल तो ओवरहेड चैप्टर का ही नहीं था, तो पीडीज एसडीज भी नहीं होने थे इसमें। 116.97, 97.2, चलो 2। ये है पार्ट बी का आंसर। पार्ट बी का ये आंसर था इस चैप्टर के लिए। ये पार्ट बी ही था, पार्ट ए इस चैप्टर का नहीं है, लेकिन चलें चूंकि है सवाल में तो मैं वैसे कर देता हूं सॉल्व। पार्ट ए वो है जो मैंने जो एक सवाल कराया था ना कि मैं इस सवाल को दोबारा रेफर करूंगा, जिसका एक पार्ट मैंने इस तरह का काम किया था। तो ये पार्ट ए वही उसी की तरह का पार्ट है। पार्ट ए में कहा हुआ है कि हर प्रोडक्ट का ओवरहेड पर यूनिट निकालें बाय यूजिंग अ सिंगल फैक्ट्री ओवरहेड रेट बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर आर। और ये कल जायका लिमिटेड में भी इनफैक्ट हमने यही काम करने की कोशिश की थी। नहीं छोड़ें जायका लिमिटेड। तो अगर हमें एक ओवरहेड पर डायरेक्ट लेबर आर निकालना चाहें, डायरेक्ट लेबर आर कि मशीन आर, लेबर आर्स, तो इन सब का टोटल क्या बना? इन सब का टोटल सिंगल ओवरहेड कॉस्ट पर लेबर आर, यानी सारे ओवरहेड्स का टोटल। डिवाइडेड बाय टोटल लेबर आवर्स। टोटल लेबर आवर्स ये यूनिट्स हैं। टोटल लेबर आवर्स वो किधर हैं? डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट दिए हैं दूसरे टेबल में, तो यूनिट से मल्टीप्लाई कर लें। 20 इंटू 12,000, 5 इंटू 20,000, 4 इंटू 45,000। फाइव क्या बन गया? 18.25 यूजिंग अ सिंगल ओवरहेड कॉस्ट पर लेबर आर। अ सिंगल मतलब सबको टोटल इकट्ठे करके हमने एक ओवरहेड पर आर निकाला। अब इससे मैं ओवरहेड पर यूनिट कैसे बनाऊं? एक आर का निकला, अब इसको पर यूनिट कैसे बनाए? हर प्रोडक्ट के अलग अलग, तो इनटू ना यूनिट के साथ क्यों मल्टीप्लाई? लग रहे हैं सर अल्फा में पर आर ये है। अब इसको पर यूनिट कैसे बनाऊं?
सब यूनिट्स को डायरेक्ट लेबर मशीन और सबको इंस्पेक्शन को जमा कर और ना 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 18.25 पर लेबर आवर है। अब उसको मैं रुपीस पर यूनिट कैसे बनाऊं? एक यूनिट के लिए कितने लेबर आवर लगते हैं? 20। अरे यार ऐसे ना करे, तो मैं खत्म कर रहा था। रुपीस पर लेबर आवर है, इसको रुपीस पर यूनिट कैसे बनाऊं? एक यूनिट के लिए 20 घंटे लगते हैं। बी के एक यूनिट के लिए 5 घंटे लगते हैं। कल जायका लिमिटेड में ये काम किया था इनफैक्ट, पर आर निकाला था, उसको फिर आर्स पर यूनिट से मल्टीप्लाई किया था। बल्कि जायका लिमिटेड क्या यार, कि तीसरी चौथी दफा तो ये काम कर रहा हूं मैं इस चैप्टर में। रुपीस पर आर है, उसको मैं रुपीस पर यूनिट बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? आर्स पर यूनिट। तो आर्स पर यूनिट गैमा के कितने? 360 पूरा पूरा बनेगा मेरे ख्याल में। ये पार्ट ए था। ये पार्ट ए मैंने इखलाकन कर दिया, असल में ये सवाल पार्ट बी है जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का है। अच्छा अब बता दो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है क्या? इसको नोट कर लें। पार्ट ए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग नहीं है, ये तो वैसे ही बस पुराने चैप्टर वाले ही नॉलेज था। पार्ट बी है असल में इसका एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। इसको नोट कर लें। किसी फिगर का पूछना है तो पूछ लें, फिर मैं बताता हूं कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है क्या। अगर उसने कहा होता है यूजिंग अ सिंगल ओवरहेड कॉस्ट पर मशीन आर, तो हमने डिवाइड 6,82,000 से किया होता, पर मशीन आर आ जाता। फिर इसको मल्टीप्लाई करते, इधर 6, इधर 8 और इधर 10। नहीं भी तो मैंने सवाल कराया, भी बताना है इस चैप्टर में है क्या। इस सवाल की कैलकुलेशन देखें, इस सवाल में बताएं, कुछ पूछना है तो। अच्छा अब बताता हूँ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है क्या। वो ये ठीक है। ओवरहेड्स में जो पढ़ा था ना, ओवरहेड्स चैप्टर में, उसमें यह था कि ओवरहेड्स को सब पीडीज में इकट्ठा किया, और अगर एक ही प्रोडक्ट है तो उन पीडीज का किसी एक बेस के ऊपर ओआर निकाला। सारे ओवरहेड्स को पीडीज में लाए और किसी एक बेस के ऊपर ओआर निकाला, और वो बेस कौन कौन सी हो सकती थी? ओएआर निकालने के लिए डायरेक्ट लेबर आर, मशीन आर, यूनिट्स, प्राइम कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, किसी एक बेस। यानी सारे के सारे ओवरहेड्स को अल्टीमेटली प्रोडक्ट के साथ कैसे जोड़ा? किसी एक बेस के साथ। यहां पर क्या किया? सारे ओवरहेड्स को पर आर निकाला, और अब उसको प्रोडक्ट के साथ कैसे जोड़ा?
बस उसी आर्ट्स के साथ, यानी सारे ओवरहेड्स का सिर्फ एक ही स्विच कनेक्शन डाला है प्रोडक्ट्स के साथ, और वो एक कनेक्शन क्या बनाया, आर्ट्स। ओवरहेड्स के चैप्टर में ये होता है कि सारे ओवरहेड्स, बेशक पीडीज अलग अलग करते हैं, लेकिन उन पीडीज के अंदर वो जो नाम आ रहे थे इंश्योरेंस और वेजेस और ये सब, उन सबको ग्रैंड टोटल किया और फिर फाइनली प्रोडक्ट के साथ कैसे जोड़ा, किसी एक बेस से। ये उस चैप्टर में होता है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि सारे ओवरहेड्स को मिला के प्रोडक्ट के साथ जोड़ना है, तो सिर्फ एक बेस से क्यों जोड़ रहे हैं, क्यों ना हर खर्चे को अलग अलग प्रोडक्ट से जोड़ा जाए, जैसे ये किया है। इसमें क्या किया हमने फ्यूल एंड पावर को हर प्रोडक्ट के साथ इस रेशो में जोड़ा, जबकि डेप्रिसिएशन को इस रेशो में जोड़ा। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ये है जो ओवरहेड्स वाले चैप्टर में था, उसके अगेंस्ट। ओवरहेड्स वाले चैप्टर में क्या हो रहा है, सारे ओवरहेड्स को प्रोडक्ट के साथ किससे लिंक कर रहे हैं, किसी एक बेस से। वो आउट ऑफ वो 6 कुछ भी हो सकती है। लेकिन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ये है कि आप ना हर खर्चे को प्रोडक्ट के साथ अलग अलग रिलेशन निकाल के जोड़ें, जैसे इस सवाल में किया है। अल्टीमेटली निकालना तो ओवरहेड पर यूनिट ही है, लेकिन ओवरहेड पर यूनिट निकालने के लिए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कहता है कि हर ओवरहेड्स को प्रोडक्ट्स में उसकी रिस्पेक्टिव रेशो से बांटें। और पिछले जो हमने ओवरहेड्स वाला चैप्टर किया था, उसमें क्या हो रहा था, उसमें सारे ओवरहेड्स बेशक पीडीज थे अलग अलग, लेकिन अल्टीमेटली प्रोडक्ट के साथ कहां से जोड़ लगता था, किसी 6 में से, उन 6 में से किसी एक बेस से। तो उससे क्या हुआ कि सारे ओवरहेड्स प्रोडक्ट के साथ सिर्फ एक बेस से कनेक्टेड है। लेकिन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हर खर्चा प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली लिंक बना रहा है, हर खर्चा प्रोडक्ट के साथ लिंक बना रहा है, लेकिन अपनी अपनी रिस्पेक्टिव रेशो के साथ। ये समझ आई बात कि नहीं? नहीं समझ आई? नहीं, ये नहीं है ना एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ये है। मैंने कहा कि पार्ट ए तो इस सवाल का हिस्सा था, इसलिए मैंने पूरा कर दिया। अदरवाइज ये ओवरहेड्स वाले चैप्टर का कॉन्सेप्ट है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इस सवाल में बस ये पार्ट बी था। डेप्रिसिएशन क्या, हर खर्चे को हमने प्रोडक्ट में बांटा है ना अलग अलग। पिछले चैप्टर में हम इस तरह प्रोडक्ट्स में बांटते थे, क्या करते थे हम, पीडीज में बांटते थे और फिर उन पीडीज का ओएआर निकलता था, उस ओएआर से प्रोडक्ट जुड़ा हुआ था और वो ओएआर किसी एक बेस पे निकला हुआ था। जबकि इस चैप्टर के अंदर हमने हर खर्चे को डायरेक्टली प्रोडक्ट्स में बांटना है, पीडीज को रास्ते में निकाल देना है डायरेक्टली प्रोडक्ट के साथ, और प्रोडक्ट के साथ हर खर्चे की जो भी लॉजिकल बेस बनती है। नहीं, हम ये जो सारा काम कर रहे थे, इसका एंड ऑब्जेक्टिव क्या था? मैंने ओवरहेड्स का चैप्टर भी जब शुरू कराया था तो बात शुरू कहां से की थी, किस लिए, ये किसका रेट निकालना था? हमने चैप्टर शुरू इस बात से किया था कि प्रोडक्ट के एक यूनिट की कॉस्ट जाननी थी हमने। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर आसानी से पता चल जाता है। ओवरहेड का मसला था ना, ये बात मैंने शुरू ही जहां से की थी कि बिजनेस को अपने प्रोडक्ट्स की पर यूनिट कॉस्ट जाननी होती है। तो एंड ऑब्जेक्टिव है प्रोडक्ट की कॉस्ट जानना। डिपार्टमेंट्स तो ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली हम जानना क्या चाह रहे हैं, प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है। तो ओवरहेड्स चैप्टर के अंदर सारे के सारे ओवरहेड्स को प्रोडक्ट से कहां कनेक्ट किया आके, किसी एक बेस से। जबकि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ये कहता है कि आपने प्रोडक्ट कॉस्ट जाननी है ना, तो आप प्रोडक्ट कॉस्ट जानने के लिए हर खर्चे को डायरेक्टली प्रोडक्ट्स में अलग अलग बेस पे बांटें। ये दोनों चैप्टर्स का कॉन्सेप्चुअल फर्क है। ये एबीसी कॉस्टिंग का नहीं था। इस सवाल को मैंने चूंकि सॉल्व किया ना, तो मैंने पार्ट ए भी कर दिया है। अदरवाइज ये पार्ट ए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का नहीं है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का ये है पार्ट बी। हाँ जी, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट आया समझ? जो इससे पहले हम चैप्टर 3 कर रहे थे ना ओवरहेड्स, उसमें बेशक हम ऐसे ही टेबल बनाते थे,
इसी तरह से बांटते थे, लेकिन वो किन में बांटते थे? वो डिपार्टमेंट्स में बांटते थे। अल्टीमेटली प्रोडक्ट से लिंक किसी एक बेस के थ्रू ही बन रहा होता था। तो ओवरहेड्स वाले चैप्टर में प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल करने का सारे ओवरहेड्स का लिंक किसी एक बेस से जुड़ा हुआ है, जबकि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ये कहता है कि आपने जाननी तो प्रोडक्ट कॉस्ट ही है, तो आप किसी एक बेस को क्यों लेते हैं? आप हर खर्चे को अलग अलग तरीके से प्रोडक्ट्स में बांटें ताकि फिर प्रोडक्ट की कॉस्ट ज्यादा फेयर निकले। इसमें क्वेश्चन में हमेशा उन्होंने प्रोडक्ट से दिए हुए होंगे जी, यानी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ये है ही तब जब मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। अगर एक प्रोडक्ट होता तो फिर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की तुक ही ना होती। देखें, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ओवरहेड्स वाले चैप्टर से डिफरेंशिएट किस इशू पे कर रही है? कि खर्चों को बांटना। तो अगर प्रोडक्ट ही एक होता तो बांटने की क्या बात है? तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है ही तब जब मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि इन मल्टीपल प्रोडक्ट्स में सारे ओवरहेड्स को एक एक करके बांटें और उनकी जो भी प्रोडक्ट के साथ बेस्ट रिलेशन बनता है उस हिसाब से बांटें। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है ही तब जब मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ये आप सारे जो कॉन्सेप्ट बताया को 2-3 पॉइंट्स बना लेते हैं ना, उर्दू में लिख लो, पश्तो में लिख लो। जो हमने ओवरहेड्स में पढ़ा है ना, उसको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग भी कहते हैं। जो हम ओवरहेड्स में पढ़ के आए हैं उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो जो ओवरहेड्स में पढ़ा था उसको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कह लेते हैं, और ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है। तो एक बात तो ये लिख लें कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट ही तब अराइज होगा जब मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। तो पहले तो इतनी बात लिखें। वहाँ पे जब मल्टीपल प्रोडक्ट्स होती हैं तो रिलेटिव पीडी को हर एक प्रोडक्ट में डालते हैं। अल्टीमेटली प्रोडक्ट के साथ तो वो फिर भी किसी एक बेस से ही जुड़ा होता था ना आके। यस सर, ज्यादा प्रोडक्ट है। देखें, जब पीडीज को हमने वो आखिरी स्टेप में बांटा था तो वो भी तो किसी एक तरीके पे बांटा था ना। जैसे कहा था कि PD1 में जितना टोटल टाइम लगा उसमें से 30% ए बनाने में लगा, 70% बी बनाने में लगा। तो अब हमने क्या किया, सारे ओवरहेड्स को प्रोडक्ट में किस चीज से जोड़ा आके? टाइम से। बस सबको, इंश्योरेंस और डेप्रिसिएशन और फ्यूल, सबको हमने अल्टीमेटली प्रोडक्ट के साथ तो टाइम से ही जोड़ा है आके। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो हमने पहले ओवरहेड्स पढ़े उसमें सारे प्रोडक्ट्स का कनेक्शन किसी एक लिंक से जोड़ा रहा था, प्रोडक्ट और ओवरहेड्स का। एक्टिविटी बेस्ड, बल्कि चलो लिखवा रहा हूं ना, पहली बात क्या लिखवाई है मैंने कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ये कॉन्सेप्ट ही तब अराइज हो रहा है जब मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। और दूसरी बात ये बताइए मैंने कि जो पिछला हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें ओवरहेड्स का प्रोडक्ट से रिलेशन किसी एक बेस से कनेक्ट हो रहा था, जबकि इस चैप्टर में हर ओवरहेड को अलग अलग प्रोडक्ट्स में बांटना है उनकी रिस्पेक्टिव बेसिस के साथ। हर ओवरहेड का बात समझें और अपने अल्फाज में अपने आप को समझाएं। मैं दोबारा बता रहा हूं, देखें ये ना आपकी ट्रेनिंग है। मैं आपको कैफ चलो पास कराने की मेहनत कर रहा हूं, लेकिन ये ट्रेनिंग हो रही है। अगर आप अपने आप को ही नहीं समझाने के लिए कुछ लिख सकते तो पेपर मार्कर को क्या समझाएंगे? पिछले चैप्टर के अंदर हम लोग ओवरहेड्स को जब प्रोडक्ट से कनेक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट के साथ वो किसी एक बेस से ही कनेक्ट होते हैं आके। बिल्कुल पता चल जाएगा जब मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगे, डिपार्टमेंट्स नहीं होंगे और हर प्रोडक्ट में बांटने की बात की होगी तो ये एक्टिविटी बेस का। वैसे अभी तक इसका सवाल नहीं आया क्योंकि लास्ट टाइम ये सिलेबस में ऐड हुआ था और सवाल इसका नहीं आया है, लेकिन पता चल जाता है इसका सवाल। लेकिन उसमें पीडीज एसडीज भी थे और उनमें बांटने की पहले इंफॉर्मेशन होती थी। उस चैप्टर के सवालों में ना देखें, इंफॉर्मेशन होगी उसकी बेस पे बांटेंगे ना, तो उन सवालों में जो इंफॉर्मेशन दी होती थी
वो ये दिया होता था कि पीडीज का फ्लोर एरिया क्या है, पीडीज में मशीन आवर्स कितने हैं, तो वो ओवरहेड वाले चैप्टर का सवाल है। जबकि इसमें आपको जो इन्फॉर्मेशन दी हुई थी तो वो अल्फा बीटा गैमा की दी हुई थी, इससे पता चल जाएगा। एक बात मैंने ये की थी कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट ही तब है जब मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, और दूसरी बात मैंने की है कि पिछले चैप्टर के अंदर ओवरहेड्स बांटते थे जरूर पीडीज में, लेकिन प्रोडक्ट के साथ उनका कनेक्शन किसी एक बेस से जुड़ता है, जबकि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर हर ओवरहेड को प्रोडक्ट्स में बांटना है उनकी रिस्पेक्टिव बेसिस के साथ। सर ये जो हमने आइटम्स लिखी होती है ना इन टेबल में बांटने हुए, इस चैप्टर में, क्योंकि ये टर्म्स इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हो सकता है सवाल में ये टर्म्स इस्तेमाल हो जाए। ये जो हम लोग ओवरहेड्स वाले चैप्टर में ये ओवरहेड्स की आइटम्स ले रहे होते थे, ये ओवरहेड्स, इनके लिए इधर वर्ड इस्तेमाल होता है कॉस्ट पूल, कॉस्ट पूल। और इसकी रीजन ये है कि फैक्ट्री के जितने खर्चे हैं वो किसी ना किसी नाम से ही आ रहे हैं ना, यानी हमने मशीनरी में इस्तेमाल होने वाली बिजली, मशीनरी में इस्तेमाल होने वाली जो भी एनर्जी है उसके लिए फ्यूल एंड पावर का नाम रखा। मशीनों की सफाई, उसके पार्ट्स चेंज होना, नट बोल्ट चेंज करना, ऑयल चेंज करना, ये सब 4-5 किस्म की एक्टिविटीज थी, इनके लिए नाम क्या रखा? मशीन मेंटेनेंस। तो इसी तरह से जमीन पे झाड़ू देना, फिर पोछा मारना, फिर केमिकल फैला देना, फिर स्प्रे करना, फिर ड्राई करना मशीन को, ये 3-4 अलग अलग किस्म के काम हैं। इनके लिए नाम क्या रखा? क्लीनिंग। तो ये जो नाम रखे हुए इनको कॉस्ट पूल कहते हैं। इस चैप्टर में चूंकि नाम यूज हुए हैं ना, तो मैं इसलिए आपको वो नाम भी बता रहा हूं। और ये किस रेशो में बांट रहे हैं, इसको कॉस्ट ड्राइवर कहते हैं। नहीं समझ आई? जी, ड्राइवर, इनको किस तरह से उनसे लिंक करना है? गाड़ी को ड्राइवर ही है ना, ड्राइव करके उधर ले जाएगा, उधर ले जाएगा, उधर ले जाएगा, तो ये कॉस्ट ड्राइवर्स हैं। ये नाम सिर्फ इस्तेमाल किए हैं क्योंकि इस चैप्टर में नाम इस्तेमाल हुए हैं, काम यही है। लेकिन अगर मैं इधर हेडिंग दे दूं तो चलो ये लें, कॉस्ट पूल्स और कॉस्ट ड्राइवर, बस ये चैप्टर खत्म। अब हाँ, खत्म हो गया। अब इसका होमवर्क ये है? नहीं यार, देखो मैं बिल्कुल सीरियस हूं, कोई मुस्कुरा भी नहीं रहा। खत्म, चैप्टर खत्म। अच्छा, इसका होमवर्क ये है कि आई कैप की बुक में ना 3 ही सवाल है, मुनासिब से हैं वो सवाल। आई कैप की बुक वेबसाइट से डाउनलोड, उसमें 3 ही सवाल हैं। मैं बस ये कर रहा हूँ, मैंने एक्सेल की फाइल खोली हुई अपने पास, मैं इन तीनों सवालों के ना अपने फॉर्मेट पे सोल्यूशन दे देता हूँ आपको, क्योंकि आई कैप में जो पीछे सोल्यूशन है वो थोड़े डिफरेंट तरीके से हैं, तो मैं अपने फॉर्मेट पे आपको सोल्यूशन दे देता हूँ। तो ये 3 सवाल हैं, ये 3 सवाल आपकी 3 छुट्टियां हैं और 3 सवाल हैं। अब अगली क्लास बुध को है ना, तो ये मैं आपको अभी FR2 फारिग करके ना, तो इसको अपने फॉर्मेट पे सॉल्व कर देता हूँ और हैं फिर ग्रुप में सेंड कर देता हूँ।
हैं? नहीं तो वो ये मैं आपको सवाल दे देता हूँ ना, किसी ने ना करने हो ना सही, जब करने हो तब कर लेना, दे देता हूँ मैं सवाल आपको। लेकिन हो गया ना, बस ये हो गया, इसमें कोई खास टेक्निकलिटीज नहीं है। हैं? आई कैप की बुक में 3 ही सवाल हैं। आई कैप की बुक में पेज 104 पे कंप्रीहेंसिव एग्जाम्पल्स के नाम से 3 सवाल हैं, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3। आई कैप की बुक में पेज 104, ये चैप्टर 4 है जो मैंने किया है, पेज 104 है, कंप्रीहेंसिव एग्जाम्पल्स। ये 3 है, क्वेश्चन है और आगे उनका सोल्यूशन हुआ हुआ है। तो आई कैप का जो सोल्यूशन हुआ हुआ है वो भी ठीक है, वो उन्होंने थोड़े डिफरेंट तरीके से किया हुआ है। तो मैं आपको जिस तरह सिखा रहा हूँ वैसे कर देता हूँ, तो वो मैं करके ना आपसे वो फाइल शेयर कर लेता हूँ। तो ये 3 सवाल हैं, बहुत हैं, आसान से हैं, अगर आप ये कर लेंगे तो बहुत है। ओवरहेड्स वाले चैप्टर में कोई थ्योरी की चीज नहीं है, इसमें एक पेज है 103, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, पेज 103, इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं, ये कर लेना। अच्छा, इस क्लास में ऐसा तो नहीं है, लेकिन एक बात समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूं। अगर मेरी क्लास में चलो 100 स्टूडेंट्स होते और मैं उस्ताद हूं, मैंने सबको सिखाना है, इस क्लास में तो सब लोग ही फीस दे के आ रहे हैं और मैंने सबको पढ़ाना है, टाइम भी कम है, लेकिन मैं सिर्फ एक समझाने के लिए मिसाल बना रहा हूं। मैं उस्ताद हूं, मैंने सिखाना तो सबको है, और अगर टाइम लिमिटेशन ना होती तो मैं सबको इंडिविजुअली भी सिखा सकता हूं। अगर कोई स्टूडेंट उसका लेवल कम है और किसी स्टूडेंट का लेवल ज़्यादा है, तो मैंने ना उनको सबक तो पढ़ाना ही है, लेकिन मैं उनकी ट्रेनिंग भी अगर करना चाह रहा हूँ या देखना चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट्स अच्छे हैं या बुरे हैं, अच्छे इंसान बुरे इंसान भी हैं या बस नंबर ले रहे हैं, तो जो निस्बतन कमज़ोर स्टूडेंट होगा, अच्छा इस क्लास में ऐसा है नहीं क्योंकि हमारा तो 3 महीने का कोर्स है, मैं एक बात बस समझाना चाह रहा हूँ। तो एक क्लास में कमज़ोर स्टूडेंट होगा जो पढ़ना चाह रहा है, मैंने सबको पढ़ाया, जो काबिल स्टूडेंट थे उनको जल्दी बात समझ आ गई, और जो कमज़ोर स्टूडेंट है उसको बात समझ नहीं आई, वो मुझसे सवाल पूछ रहा है और मैंने ना इंटेंशनली उसके सवाल को इग्नोर कर दिया और क्लास से निकल गया कि मैंने सुना ही नहीं, जैसे मैं चला गया। अब उसका भी इम्तिहान है और जिसको ज़्यादा समझ आ रही है उनका भी इम्तिहान है। कौन स्टूडेंट अच्छा इंसान है ये भी मैं अंदर मुझे पता, मैं जज करना चाह रहा था, वरना जो स्टूडेंट कमज़ोर है मैं उसको अलग बुला के समझा सकता हूँ, शायद समझा भी दूंगा बाद में, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था कि स्टूडेंट्स मेरे इंसान कैसे हैं, तो मैं इसलिए जानबूझ के उस कमज़ोर स्टूडेंट को छोड़ के चला गया। अब होना क्या चाहिए बाकी स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। बाकी अच्छे स्टूडेंट्स को पता है कि वो एक स्टूडेंट सवाल पूछ रहा था, मुश्किल में है, सर तो चले गए, सर ने तो सुना नहीं,
को चाहे ये समझा दे। अच्छा, अब ये जो समझाएगा इसके पैसे तो नहीं ले रहा होगा, लेकिन उसको समझा देने से इसके दिल की खैर पता चल रही है। और एक और मिसाल बताता हूँ, अपनी मिसाल बताता हूँ, शोखियाँ मारना मकसद नहीं होता, लेकिन जो कि आपके सामने हूँ इसलिए मैं अक्सर बातें अपनी मिसाल दिया करूँगा। मैं ना ये जब आप लोग ये जो कैफ पढ़ रहे हैं, मेरे दौर में मॉड्यूल ABCD होता था, तो मैं अपनी क्लास का टॉपर था। मेरे दौर में होते नहीं थे सर्टिफिकेट, वरना मेरे होते बहुत सारे। मैं टॉपर था अपनी क्लास का, और इनफैक्ट हर सब्जेक्ट का टॉपर था। तो मैंने अपनी क्लास में दोस्तों को पढ़ाता रहता था, और सिर्फ दोस्तों को नहीं, मतलब कोई भी लड़का है और वो कोई मुश्किल में आके सवाल पूछता था, मैं उसको समझा देता था। टॉपर से मेरी मुराद है क्लास टेस्ट हो रहे हैं मेरे टॉप है, टर्म टेस्ट हो रहे हैं मेरा टॉप है हर सब्जेक्ट में। तो एक स्टूडेंट था, वो मुझे कहता है एक दिन कि नासिर तुम्हें पता तुम फर्स्ट क्यों आते हो? मैंने कहा पता नहीं यार क्यों फर्स्ट आता हूँ। कहता है क्योंकि तुम हम जैसों की मदद करते हो। तो बताने का मकसद ये है कि वो जो दूसरे की मदद करना था, इस वजह से शायद अल्लाह ताला ने मुझे रिवॉर्ड ये दिया कि मैं पढ़ाई में अच्छा हो गया, और पढ़ाई में अच्छा हो गया, दूसरों को पढ़ाने लग गया, शायद इसी वजह से मैं इस प्रोफेशन में भी आ गया। तो अल्लाह ताला ना दुनिया के अंदर किसी को मुश्किल में डालते हैं, किसी को आफियत में रखते हैं, किसी को अमीर घर में पैदा करते हैं, किसी को गरीब घर में पैदा करते हैं। सारे के सारे अमीर घर में आ जाते, तो अल्लाह ने निज़ाम चलाना था। अच्छा, किसी को अल्लाह ने पैदाइशी माजूर बना दिया, किसी को पैदाइशी ऐसे घर में पैदा कर दिया जिनकी बिल्कुल फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल फारिग है, वो है बच्चा बहुत काबिल, लेकिन नहीं है घर में फाइनेंशियल हालात, और ये भी नहीं, उसके माँ बाप भी मर गए। तो अब वो बच्चा बेचारा है हमारी नज़र में, हम उन पे तरस खा लेंगे। अल्लाह उसको भी दे सकता था, लेकिन अल्लाह ने उसको इस मुश्किल में डाला हमारे इम्तिहान के लिए। और उसको मुश्किल में डालना, उसका इम्तिहान भी हो रहा है कि वो सब्र करता है या चोरियां डाके शुरू कर देता है, उसका अलग इम्तिहान चल रहा है। और जिनके पास माल है उनका अलग इम्तिहान चल रहा है। तो जिनके पास माल है उनका क्या इम्तिहान चल रहा है कि ये अपने माल के ऊपर गरूर करते हैं, अपनी मर्जियां करते हैं, या इधर उधर भी देखते हैं। और जिसके पास बिल्कुल माल नहीं है, सेहत नहीं है, बीमारियां, उसका क्या इम्तिहान चल रहा है कि ये अल्लाह से मांगता है, लोगों से मांगने निकल पड़ता है। क्या ये कोशिश करता है या रो के वहीं शिकायतें करना शुरू कर देता है? क्या ये सब्र करता है या चोरियां शुरू कर देता है? इस दुनिया में ना हो सबका इम्तिहान रहा है, सबको अल्लाह ने मुख्तलिफ पोजीशंस में डाला हुआ है। अब अल्लाह ने जिनको दिया उनका इम्तिहान ये है कि एक तो अल्लाह के नाफरमानियों में खर्च ना करें, और दूसरे जो लोग मुश्किल में हैं उनकी मदद करें। तो ऐसा ना, एक बोनस पॉइंट बता रहा हूं, अगर आप इस पोजीशन में अभी हैं तो ठीक है, नहीं है जब बड़े हों तो ये बात याद रखिएगा। और दूसरी वजह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप ही के माँ बाप वो लोग हो सकते हैं, वो भी तो किसी के माँ बाप ही होते हैं ना, जो यतीमों का हक खा रहे होते हैं। अच्छा, यतीमों का हक खाना कैसे हो सकता है? चचा फौत हो गए, और मतलब आपके चचा फौत हो गए और आपके अब्बा ने उनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया, और उनके जो बच्चे थे वो रुल गए। एक शख्स फौत हो गया, आपके अब्बा उसके बिजनेस पार्टनर थे, आपके अब्बा ने बिजनेस पे कब्जा कर लिया, उसके बच्चे रुल गए। ये यतीमों का माल खाना है। और ये जो लोग यतीमों का माल खा रहे होते हैं वो मेरा और आपके बाप ही होते हैं, और कौन होते हैं? कोई आसमान से उतरे हुए तो लोग नहीं होते, हम ही में से होते हैं। तो अगर आपकी फैमिली में आप समझते हैं, आप ऐसा देखते हैं कि आपके बड़े बहन भाई, माँ बाप, चचा ताया इस तरह की एक्टिविटीज में एंगेज हैं, उनको प्यार से समझाएं किसी भी तरह। और कल को आप बड़े हो जाएं तो आपके लिए एक बोनस क्वेश्चन है, हम सब के लिए। बुखारी 6005, सैयदना सहल बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं यानी अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, मैं और यतीम की परवरिश करने वाला जन्नत में इस तरह होंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों दरमियानी उंगलियों से ये इशारा करके बताया, यानी मैं और यतीम की परवरिश करने वाला जन्नत में इस तरह होंगे। तो ये एक बोनस पॉइंट है। अगर अल्लाह ने हमें कल को, आप लोगों को कल को इस पोजीशन में रखा कि आप किसी यतीम की परवरिश कर सकें, या अभी आपके पेरेंट्स इस पोजीशन में हैं और आपके इल्म में है फैमिली के अंदर इस तरह के यतीम, तो पक्की पक्की ऑफर है भाई, मैं और यतीम की परवरिश करने वाला जन्नत में ऐसे होंगे। बुध को मुलाकात होगी इंशाल्लाह।